अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, तो ये वीडियो चैप्टर नंबर 16 ऑफ थॉमस प्यूगल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बुक की रिमेनिंग सॉल्यूशंस के हवाले से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये अगेन इसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स, और ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके सामने नज़र आ रही होगी, बट मैं आपको फिर भी इसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हाउ इट वर्क। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं सबसे पहले। एक कंट्री है जिसके पास सरप्लस है करंट अकाउंट, और वो अपने सरप्लस को रिड्यूस करना चाहती है। तो आप बताएं कि क्या एक तरीका ये हो सकता है कि पीपल सेव करने लग जाएं, उनकी कंट्री इंकरेज करें, उनको सेव करें और स्पेंड कम करें। तो क्या आप इससे एग्री होते हैं कि ये रिड्यूस कर देगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल एक लेमैन कह लें, या लेमैन मे भी आपको जवाब दे दे, या कम से कम आप लोग जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो तो बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हम इससे डिसएग्री करेंगे। वजह यह है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस होने के रीज़न क्या है? यकीनन यही रीज़न है कि यू आर एक्सपोर्टिंग मोर देन यू आर इम्पोर्टिंग। इट मीन्स कि आप ऑलरेडी स्पेंड कम कर रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, और जो एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से आपको बाहर भेजना पड़ रहा है, और आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको यही बात पे इंकरेज किया जाए कि सेव करें जनाब, स्पेंड ना करें, खर्चा ना करें, तो फिर तो और सरप्लस मजीद बढ़ेगा, सरप्लस कम नहीं होगा। यानी आप करंट अकाउंट बैलेंस आपका ज़ीरो नहीं होगा, आप डेफिसिट में नहीं जा पाएंगे। अगर आपको जाना है तो आपकी इकोनॉमी क्या परस्यू कर रही है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेंडिंग को इनकरेज करें, आपके लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करें गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, और वो फिर चीज़ें इंपोर्ट होगी तो आपकी क्या कहते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस जो श्रिंक होगा, और या फिर आपकी एक्सपोर्ट कम होगी तो करंट अकाउंट बैलेंस श्रिंक होगा। ठीक है, तो ये पहले सवाल का जवाब है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, आप दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल कैलकुलेशन से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं आपको इसका भी ओवरव्यू दे लेते हैं। चलें कि जनाब, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और समझ लें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करती है, मैं समझता हूँ। आपके पास लिखा हुआ है कि जनाब आपके पास मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है, यानी एक्सपोर्ट जिसको आप कहते हैं, मर्चेंटाइज का मतलब जो गुड्स की बात की जा रही है, उसकी एक्सपोर्ट से 330, लेट सपोज कि ये मिलियन की बात हो रही है, हम इसको मिलियंस में लेकर सकते हैं। तो 330 मिलियन है, और जो इंपोर्ट आपने करी है वो 198 मिलियन है। सर्विसेज एक्सपोर्ट जो करी है वो 196 मिलियन है। सर्विसेज जो इंपोर्ट करी है वो 204 मिलियन है। इनकम फ्लोज यानी ये है आपका नेट फैक्टर पेमेंट, क्योंकि एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल इनफ्लो होता है, वो कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। बट इनकम फ्लोज होते हैं बेसिकली जो रेमिटेंसेज हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, डिविडेंड्स हो गए, ये आपका करंट अकाउंट का कंपोनेंट होता है। तो इनकम फ्लोज नेट का मकसद ये है कि कितने बाहर गए, बाहर कितनी इनकम आउटफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, सो जो नेट है वो आपको बता दिए कि +3 है। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ 3 मिलियन। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स नेट -8। -8 मीन्स कि आपने मुल्क से बाहर जो डोनेशन करी है, वो आपके जो ट्रांसफर्स है वो -8 का मकसद शो हो रहा है कि 8 मिलियन आपने बाहर भेजे, और ये नेट है। यानी जो आपके पास आए और जो आपके पास से गया, उसका जब आपने डिफरेंस निकाला तो आपने 8 मिलियन ज़्यादा भेजा। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन द कंट्रीज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट, ये है कैपिटल अकाउंट। जो आपको नजर आ रहा है कि जी फॉरेन एसेट्स की होल्डिंग, ये आपके पास कैपिटल आ रहा है, सही है, बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये आना, आप कह रहे हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बल्कि सॉरी, ये आनी नहीं, ये जा रही है। वो कह रहे हैं कि आपकी कंट्री की होल्डिंग फॉरेन एसेट्स पे कितनी हो गई, यानी आपके बाहर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 202 है, और आपका जो है वो आप कह रहे हैं फॉरेन होल्डिंग्स आपके मुल्क की कितनी हो गई हैं, कितने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करिए, वो 102 है। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि 4 मिलियन के अराउंड है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज मीन्स कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं एरर कैलकुलेशन में होता है, तो फिर हम उसको इस तरीके से अकाउंट में लेकर आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जनाब सबसे पहले इन्होंने बोला, इसमें मांगा क्या है, बोला जी कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस बता दें, करंट अकाउंट बैलेंस बता दें, और ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस बता दें। तो पहले आए थे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स एंड सर्विसेज मीन सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की, नथिंग एल्स। ठीक है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट नेट फैक्टर पेमेंट, या यू डोंट नीड टू एड अप net factor payment and net unilateral transfer because it contributes towards current account balance, not in goods and services balance.
तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्या क्या लिया गया है यहाँ पे। इन्होंने देखिए क्या लिया है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा 330 जो कि एक्सपोर्ट था उसमें माइनस कर दिया इंपोर्ट, तो ये नेट एक्सपोर्ट आ गई आपकी किसकी, गुड्स की। फिर 196 आपका एक सर्विसेज एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था 204, इस ये कर लेंगे तो ये नेट एक्सपोर्ट और सर्विसेज आ गई, दोनों को आपने प्लस कर लिया है 124 आपका 124 मिलियन आपका गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस आपका। करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। अगेन इसमें आप ये तीन जो नेट इनकम फ्लोज हैं आप उसको करेंगे, मैं इसको यहीं से थोड़ा सा इसी में कर लेता हूँ। आप इसको एडअप करेंगे और आप एडअप इसको भी करेंगे, लेकिन माइनस में, तो ये माइनस में वैल्यू नज़र आएगी, तो ये बन जाएगा 190। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपका टोटलिटी के अंदर ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको क्या नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, सारा टोटल यहाँ तक के तो वही है जो ऊपर आ रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस हो गया। अब इसके आगे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या था आपका, कितना आपकी होल्डिंग बाहर है और कितनी आपकी, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कितना है, 102 है, क्योंकि ये आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये जो आप बाहर कर रहे हैं वो 202 जो कि माइनस हो रहा है, और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को एडअप करके आपने इसका टोटल निकाल लिया एड और सब्ट्रैक्ट करके, तो वो 23 मिलियन बन गया। ये आपका ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहलाता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड दूसरा सवाल जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी, अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने समझाया कि किस तरीके से ऑफिशियल रिजर्व एसिड्स वगैरह के हवाले से कि वो किस तरह नेगेटिव होने चाहिए और क्या होता है उसमें। तो देखिए बी जो पार्ट है वो कहता है कि जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंजिंग ऑफिशियल रिजर्व एसिड्स नेट, इज द कंट्री इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स नेट होल्डिंग ऑफ ऑफिशियल रिजर्व एसिड। तो देखें जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव में, इट मींस देयर इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, तो सरप्लस होगा तो यकीनन आपके पास क्या होगा कि अब आप नेट होल्डिंग्स करेंगे ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स के अंदर, किसकी, आप कंट्री जो है वो ऑफिशियल रिजर्व एसेट की होल्डिंग को इंक्रीज करेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो दूसरे बाहर के एसेट्स में लगेगा, दूसरे रिजर्व एसेट्स के अंदर, तो इसकी वजह से आपकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव के अंदर शो होगी ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस के अंदर। ओह सॉरी, आपके जो ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स है उसको अगर आप देखें तो जो ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस होगा आपका वो माइनस में वो शो कर रहा है, क्योंकि जो चेंज आएगा ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस जब प्लस में होता है तो आप उस तरह की जो है वो ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स की होल्डिंग बढ़ा देते हैं, तो आपका वो नेगेटिव अफेक्ट डालता है ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस के ऊपर, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने 9 क्वेश्चन को। इसमें इनका कहना ये है कि जी बताएं कौन सी, ये जो 3 बातें इन्होंने लिखी हैं इसमें से जो है वो हर किसी के बारे में आप इंडिविजुअली बताएं कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर प्रोवाइड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट तो हो गया है। अब वो बोल रहे हैं जी बताएं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है तो कौन सा कंपोनेंट होगा जो इन पे लिखा हुआ है कि वो बेहतर फाइनेंसिंग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया इट मीन्स आपको फाइनेंशियल अकाउंट ही फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट के तो कंपोनेंट्स तो आपने इंक्लूड कर लिए होंगे पहले ही ना, तो आप फाइनेंशियल अकाउंट को ही देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट में पैसे अगर आएंगे तो वो आपको फाइनेंस कर सकता है, आप उससे फिर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी हम डेफिसिट में, हमारे यहाँ अभी भी चल रहा था सिनेरियो कि जी हम इंपोर्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो वी नीड सम लोन, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि जी आईएमएफ ने ट्रेंच दे दी, हमने उससे पे करा, तो हमने कहा जी हम डिफॉल्ट से बाहर निकल रहे हैं। लाजमी डिफॉल्ट होता क्या है, डिफॉल्ट होता है अनेबल टू मेक योर ऑब्लिगेशन, अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आया था जी पहला है कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री सेल फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, बाहर के बॉन्ड जो खरीदे हुए थे आपके रेजिडेंट्स ने उन्होंने उसको बेच दिया, बेचा तो क्या आएगा, कैपिटल इनफ्लो आएगा। ये कैपिटल इनफ्लो आपके पॉजिटिव टर्म होगा किसमें, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में, जिसकी वजह से आप फाइनेंस कर पाएंगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है डिटेल के अंदर, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सेकंड है कि जनाब आपके रेजिडेंट ऑफ कंट्री डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट उनके पास आ रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या ये करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे, तो नहीं। वजह ये है कि ये तो खुद ही ऑलरेडी कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन के अंदर कि इनकम जो होती है डिविडेंड वगैरह की ये तो होता ही करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, तो ये तो पहले ही इंक्लूड हो गया होगा जब भी तो करंट अकाउंट डेफिसिट आया होगा, वरना तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही नहीं होता। अगर डेफिसिट है तो इट मीन ये सारी चीज़ें इंक्लूड पहले से हुई हुई हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि फॉरेन रेजिडेंट परचेज न्यूली इशूड इक्विटी इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज स्टार्टअप कंपनीज, बाहर की रेजिडेंट्स ने आपकी कंपनी के अंदर जो है आपकी स्टार्टअप कंपनीज के अंदर इक्विटी जो है वो लेना शुरू कर दी है और उन्होंने परचेज करना शुरू कर दी है इक्विटी आपके स्टार्टअप कंपनीज में। इससे क्या होगा, अगेन कैपिटल इनफ्लो होगा और ये आपका फाइनेंस करेगा आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को। अच्छा, इसके बाद आप
10वें क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये क्या है कि जी एक कंट्री है जिसके पास 200 मिलियन ऑफ एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर की, 160 मिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स हैं, 60 मिलियन इनकम रिसीव करी है बाहर वालों से, और 40 मिलियन जो है वो नेट यूनिलेटेड ट्रांसफर्स हैं बाहर। -40 मीन्स के बाहर आपने नेट यूनिलेटेड ट्रांसफर्स हैं, जो यूनिलेटेड ट्रांसफर्स हैं वो आपने आप कहते हैं कि बाहर मुल्क को आपने डोनेशन के तौर पे दे दिए हैं 40 मिलियन। अब इनका सवाल इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये है कि आप ये बता दें कि क्या रेंज ऑफ वैल्यू होगी कि किस रेंज ऑफ वैल्यू को आप देखेंगे कि जी वो आपने इनकम पे करनी है बाहर वालों को। क्योंकि देखें इसको इस तरह समझें कि नेट फैक्टर पेमेंट क्या होती है कि कितना बाहर से पैसा आया है और अब कितना बाहर जाना है, उसको जब आप डिफरेंस निकाल लेते हैं उसको माइनस कर लेते हैं इनफ्लो आउटफ्लो को, तो नेट फैक्टर पेमेंट या नेट इनकम रिसीव आपके पास आ जाता है। तो यहाँ जो उन्होंने आपको वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ एक दी हुई है, वो है नेट इनकम रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स। आपको ये नहीं बताया हुआ कि कितनी इनकम बाहर गई है। तो उनका सवाल ही यही है कि आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या समझते हैं कि आप कितनी अमाउंट बाहर वालों को दी जा सकती है। अब ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि कितनी दी जा सकती है। पहला कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस मेंटेन रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम करंट अकाउंट सरप्लस या करंट अकाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कितनी वैल्यू करंट अकाउंट की इस वक्त है, और फिर हम बता सकते हैं कि कितनी आप मैक्सिमम आप जो है इनकम पे करेंगे बाहर फॉरनर्स को, तो भी आपका करंट अकाउंट सरप्लस मेंटेन रहेगा। तो जी सिंपल है कि पहले नेट एक्सपोर्ट निकालनी है। आपके पास एक्सपोर्ट मौजूद है 200 मिलियन की, इंपोर्ट है 160 मिलियन की, आपके पास 40 मिलियन नेट एक्सपोर्ट आ गया। इसी तरीके से 60 मिलियन आपने इनकम रिसीव करी है बाहर से, तो आप ये भी ऐड कर लें फिलहाल, क्योंकि अभी आपने बाहर जो देनी है वो आपने बताना है आगे। तो 60 मिलियन आपने ऐड कर ली, तो 40 + 60 100 हो गया। और नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र 40 के हैं, यानी नेगेटिव ऑफ 40, इट मीन्स 100 में से -40 कर लें तो वो आपका बन जाता है क्या, वो आपका बन जाता है बेसिकली कह लेंगे कितने टोटलिटी में अगर आप उसको देखें तो वो बन जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। किस तरीके से मैं निकाल के दिखाया था हूँ, नेट एक्सपोर्ट प्लस इनकम रिसीव्ड प्लस नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्योंकि अभी मैंने इसको नेट फैक्टर पेमेंट इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमें उस कंपोनेंट के ऊपर बात करनी है। तो जनाब ये थे नेट एक्सपोर्ट आया था आपके पास 40 मिलियन, प्लस इनकम रिसीव कितनी करी है बाहर बाहर से आपने 60 मिलियन, और -40 ना। तो जी 60 मिलियन आपने इनकम रिसीव करी है और नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर है -40 मिलियन के। तो आपके पास बच गया 60 मिलियन। इस वक्त करंटली करंट अकाउंट सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, अब इस सरप्लस को देखते हुए आपने आगे बात करनी। अब क्या करनी है बात कि जनाब आप ये बता रहे होंगे इसके अंदर कि क्या बता रहे होंगे आप इसके अंदर कि कंट्री को कब करंट अकाउंट सरप्लस, अगर हमें कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस को मेंटेन रखना है तो मैक्सिमम क्या रेंज ऑफ वैल्यू हो सकती है कि हम कितना आप जो है वो इनकम पे कर सकते होंगे बाहर को। तो देखिए लाजमी सी बात है, आपके पास इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि +40 की जो ट्रांजेक्शन है वो आपके +60 की आपके पास सरप्लस मौजूद है। तो आप अगर इसमें से लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी आप इसमें माइनस करना चाहते हैं कितना आप बाहर पे करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सरप्लस मेंटेन रहे। तो हम ये कहेंगे कि लेस देन 60 मिलियन, यानी लेट सपोज 59 मिलियन भी अगर आप कर देते हैं, इनकम बाहर चली आती है इनकम पेड टू फॉरनर्स, तो भी आपके पास 1 मिलियन रहेगा। तो आपका अगेन स्टिल करंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। तो ये समझने वाली बात है कि हम इसको इस तरह बताएंगे कि लेस देन 60 मिलियन, एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन 60 मिलियन अगर होगी तो करंट अकाउंट सरप्लस फिर भी रहेगा, यानी अगर 1 रुपये से भी रहता है तो भी वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब ये हो गया और ये आपको यहाँ नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ आ जाएगा आपके सामने कि जनाब पहला वाला जवाब ये रहा कि जी आपके पास करंट अकाउंट सरप्लस किस सूरत में रहेगा। अच्छा दूसरा वो क्या है कि कंट्री अगर डेफिसिट फेस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में, तो ये किस सिनेरियो में हो सकता है कि क्या रेंज ऑफ वैल्यू होगी अगर हम इनकम पे करें कि जिससे करंट अकाउंट गुड्स और सर्विसेज बैलेंस के अंदर डेफिसिट हो। तो देखें समझने वाली बात है, मैं आपको वापस सवाल ले जाता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस कहाँ है। गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस सिर्फ ये, तो ये तो आ गया 40 मिलियन। तो यानी हम कहेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज करंट अकाउंट बैलेंस तो टोटल आ गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज का जो बैलेंस है वो 40 मिलियन है और उसमें इनकम रिसीव्ड या इनकम पेड का कंपोनेंट आता ही नहीं। जब वो आता ही नहीं है तो आप चाहे कितना भी दे दें, इस
40 मिलियन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा, यानी इस गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, करंट अकाउंट पे तो पड़ेगा, बट अगर आप सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट की, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यही कहेंगे कि जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना इसके ऊपर। ठीक है, तीसरा कि आप ये बताएं कि किस वक्त ऐसा होगा कि कंट्री नेट बोरोवर बन जाएगी। ठीक है, नेट बोरोवर आप उसी वक्त बन सकते हैं कंट्री जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए। और डेफिसिट होने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप, क्योंकि 60 मिलियन सरप्लस है आपका, पहले से हम देख चुके हैं पहले पॉइंट में, तो अगर 60 मिलियन से ज़्यादा आपने इनकम पे कर दी तो यकीनन फिर आप डेफिसिट में आ जाएंगे। तो हमारा जवाब भी ये होगा कि 60 मिलियन से अगर अबव होगी तो आप जो है वो डेफिसिट में आ जाएंगे और आप फिर नेट बोरोवर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको फिर लोन लेना पड़ेगा और वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा और उससे फाइनेंसिंग करेंगे, जो हमने पिछले सवाल में भी देखा है। अच्छा, 11वां सवाल क्विकली हम कर लेते हैं कि जी क्या इफेक्ट होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का। अच्छा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन यूएस की, यानी यूएस ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एक पोजीशन का मकसद ये होता है कि कितनी बार आपने करी है और कितनी बार उन्होंने आपने करी है, तो जो नेट पोजीशन है वो क्या है, तो क्या असर पड़ेगा नेट पोजीशन के ऊपर, बारी बारी देख लेते हैं। भाई, बाहर के बैंक्स ने जो है वो अपनी ऑफिशियल होल्डिंग्स यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ा दी, यानी अब उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गई है आपकी फॉरेन बैंक्स की आपकी यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि यूएस की हम पोजीशन देख रहे हैं, तो इस तरीके से उसकी पोजीशन डिक्लाइन होगी। यानी उसके अंदर जो अगर मतलब पहले पॉजिटिव अमाउंट थी, तो अब जितनी अमाउंट की इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद ली होंगी बाहर वालों ने, तो उससे नेट पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। दूसरा, यूएस रेजिडेंट्स ने इंक्रीज कर ली होल्डिंग्स स्टॉक इशूड बाय जापानीज कंपनी, जापान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी स्टॉक्स में, तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा है ब्रिटिश पेंशन फंड्स, जो ब्रिटिश पेंशन फंड्स थे उन्होंने सेल करे कुछ होल्डिंग्स यूएस कंपनीज के स्टॉक्स की, उन्होंने सेल करी, किस लिए, ताकि वो बाय कर सके यूएस के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जी यूएस की ही स्टॉक होल्डिंग सेल करके यूएस के ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कर लिए, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट तो समझ लें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आ गई, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट वहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा यूएस की इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि सेम एक तरीके से माइनस प्लस वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फाइनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस चैप्टर के, जो है 12th क्वेश्चन। अच्छा, इसमें उनका कहना ये है कि एक सिनेरियो पूरा बनाया है, तो उस सिनेरियो को समझना देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकेंगे, चाहे अभी या पेपर्स में या जहाँ भी आप ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिनेरियो को समझ लें, एक जगह नोट डाउन कर लें, फिर आप जवाब दें। जी इन्होंने सिनेरियो ये बताया कि कंट्री के पास ये स्टॉक की पोजीशन है, इंटरनेशनल एसेट और लायबिलिटी क्या है कि कंट्री के पास रेजिडेंट, जो कंट्री के रेजिडेंट हैं, उन्होंने 30 बिलियन बॉन्ड जो हैं वो ओन किए हुए हैं, किसके, फॉरेन गवर्नमेंट्स के। अच्छा, अब हम इधर आके लिखना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 12। भाई, बाहर वालों के बॉन्ड्स आपने खरीदे हुए, किसने, यूएस ने, कहते हैं किसी कंट्री ने, जो कंट्री की बात कर रहे हैं उसने 30 बिलियन के बॉन्ड्स बाहर की गवर्नमेंट के खरीदे हुए। तो 30 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है, किसके लिए, हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सही है, इस कंट्री ने। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल बैंक जो कंट्री का है उसने 20 बिलियन गोल्ड है उसके पास डॉलर्स का, और 15 बिलियन जो है फॉरेन करेंसी है। ठीक है, जब उसके पास इतना गोल्ड एक्स्ट्रा मौजूद है तो यानी ये भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद एसेट मौजूद है ना, ये एसेट वो बाहर बेच सकता है। ठीक है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, और 15 बिलियन की फॉरेन करेंसी भी है। तो जनाब ये दोनों चीज़ें 20, और मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ये भी जो है पॉजिटिव कंपोनेंट है, 20 प्लस 15 बिलियन, ये भी पॉजिटिव कंपोनेंट है। तो अच्छा, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, फॉरेन फर्म्स ने इन्वेस्ट करा हुआ है प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इस कंट्री के, कितना, 40 बिलियन बाहर वालों ने आप में इन्वेस्ट करा हुआ है, यानी ये जो है ये कह लेंगे, कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन के अंदर माइनस में शो होना चाहिए। चौथा, रेजिडेंट ऑफ द बाहर की फॉरेन कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बॉन्ड्स आपकी गवर्नमेंट के कंट्री के खरीदे में, कितने, 25 बिलियन के, तो ये भी नेगेटिव में शो होना चाहिए। अब उन्होंने पहले चीज़ पूछी वो ये कि बताएं कि वैल्यू ऑफ कंट्री इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो पोजीशन है कंट्री की वो क्या है, क्या वो ट्रेडर है या वो डेप्टर है। ठीक है, आ जाए आप चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव अमाउंट्स थी, तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, बन गया 30 प्लस 20 50 प्लस 65 हो गया, प्लस 15 करके 65 प्लस 40 और 25 इसको भी एडअप करा, ये भी 65 बन गया। तो यानी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो। इट मीन्स कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है नेट वो है जीरो, ना ही इन्होंने बाहर कोई इनकी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, ना इनकी हम ये कह सकते हैं, कहते हैं कि जो टोटल हम बात करेंगे
तो ना ही ये क्रेडिटर कहलाएंगे, क्रेडिटर का मकसद होता है कि ये पैसा देने वाले बने हुए इसमें, ना ये डेप्टर कहलाएंगे कि इनके पास ज़्यादा पैसा दूसरे मुल्क का है। तो ये नॉर अ क्रेडिटर नॉर अ डेप्टर वाली बात इसमें यहाँ नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या था इसका कि अगर कंट्री, इफ अ कंट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर रन्स अ सरप्लस इन इट्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट के अंदर नेक्स्ट ईयर में उसका सरप्लस हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के ऊपर। तो यकीनन देखें ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब एक चीज़ में सरप्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, ठीक है, आप नेट फॉरेन एसेट्स खरीदेंगे, ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स जो होते हैं। तो क्या होगा, फॉर दिस रीजन द कंट्री इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन विल बिकम अ पॉजिटिव वैल्यू, द फ्लो इंक्रीज इन नेट फॉरेन एसेट्स। डेफिनेटली आपके पास जब ज़्यादा पैसा होगा और आपकी इकोनॉमी में सब कुछ आप कर चुके हैं, अब ये एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप फॉरेन एसेट्स एक्वायर करते हैं, फॉरेन रिजर्व एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के अंदर शो होगा और आप जो कह लेंगे, कहते हैं कि ये इम्पैक्ट क्या लाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के ऊपर, ठीक है जनाब। तो यहाँ ये इस चैप्टर के भी सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और ज़रूर इस पर कमेंट भी करिएगा। मेरी सारी जो भी मैंने वीडियोस पहले बनाई है, कि आपको ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग हुई और ऐसी वीडियोस आगे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ठीक है।